नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज चक्रव्यूह में चर्चा करेंगे हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और उसके बाद मचे देश में सियासी घमासान के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से मानो देश में एक भूचाल आ गया हो। रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी के व्यापार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ही तरफ देश की राजनीति भी काफी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और सरकार से इस मामले में जांच की मांग कर रही है, जबकि अडानी समूह से जुड़े इस मामले को लेकर कांग्रेस ने अब पूरी तरह मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने संसद में अडानी पर हमला बोलते हुए कहा कि अडानी कौन सा काम करते हैं कि उनकी संपत्ति इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है। तो वहीं इसके जवाब में बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पहले कांग्रेस बताए कि उनके नेताओं के पास कहां से संपत्ति आई। अडानी के मुद्दे पर संसद में हंगामा जारी है। इस बीच विपक्ष के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सदन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उनका यह कहना है कि विपक्ष की नीयत में खोट है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस के साथ साथ तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं एक ही सुर में एक ही आरोप लगा रही हैं कि अडानी की जो संपत्ति इतनी बढ़ी है उस पर आखिर कौन जिम्मेदार है। साथ ही साथ एलआईसी और एसबीआई को लेकर भी यहां पर जांच की बात उठ रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा अमाउंट जो लोन का है जो दिया गया है अडानी समूह को, उसको लेकर इस वक्त देश में सियासत और भी ज्यादा गर्म हो गई, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ आ गई हैं और एक साथ सदन में इस बात को लेकर विरोध भी किया जा रहा है, बॉयकॉट भी किया गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों ने बॉयकॉट किया है। साथ ही आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही से पहले जिस तरीके से जो विपक्षीय बैठक की जाती है, जहां पर सभी विपक्षी दल के नेता एक साथ जुट होते हैं और चर्चा करते हैं, उसमें भी आम आदमी पार्टी की तरफ से इसी बात को लेकर सवाल उठाया गया, अडानी समूह को लेकर, उनकी संपत्ति, उनके प्रोजेक्ट्स को लेकर और जिस तरीके से हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर यहां पर सवाल उठाए गए हैं। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से मानो देश में एक अलग ही भूचाल आ गया है, क्योंकि अडानी ग्रुप को लेकर केंद्र बनाते हुए उस पर धुआंधार प्रचार किया जा रहा है और साथ ही उस पर लगातार हमला किया जा रहा है। इसको लेकर सदन में भी, सदन से सड़क तक बल्कि पूरी तरीके से हंगामा देखने को मिला है। अडानी समूह पर लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं और एसबीआई और एलआईसी और तमाम जो बैंक हैं जिन्होंने अडानी समूह को लोन दिया है, अडानी की जो कंपनीज हैं उसे जो लोन दिया गया है उसको लेकर भी सवाल उठाए गए। और इससे साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इस बीच जिस विदेशी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर हंगामा चल रहा है, उस रिपोर्ट में क्या कुछ खास बातें कही गई हैं वो आपको बता दें। पहली बात ये कही गई कि अडानी ग्रुप के शेयर ओवर प्राइस होने का दावा किया गया है इस रिपोर्ट में। उसके बाद दूसरा बड़ा दावा है कि अडानी इंटरप्राइजेस के जो ओवर वैल्यूड हैं वो ओवर वैल्यूड है। और इसी के साथ ही क्या कुछ कहा गया सदन में वो आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो जुबानी वॉर हुई है वो आपको दिखाते। हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अडानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। अब यात्रा में मुझसे 2-3 और सवाल पूछे गए। यात्रा में लोगों ने मुझसे पूछा, राहुल जी ये जो एलआईसी कंपनी है इसका पैसा अडानी जी की मदद करने के लिए क्यों डाला जा रहा है। उन्होंने यह भी पूछा कि अडानी जी के जो शेयर्स हैं बड़े वोलेटाइल हैं, उसमें एलआईसी का पैसा क्यों डाला जा रहा है। तो ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अडानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। अब यात्रा में मुझसे 2-3 और सवाल पूछे गए। यात्रा में लोगों ने मुझसे पूछा, राहुल जी ये जो एलआईसी कंपनी है इसका पैसा अडानी जी की मदद करने के लिए क्यों डाला जा रहा है। उन्होंने यह भी पूछा कि अडानी जी के जो शेयर्स हैं बड़े वोलेटाइल हैं,
उसमें LIC का पैसा क्यों डाला जा रहा है? तो मेरा कहना है कि एक सेकंड, मेरा कहना है कि अदानी जी की मदद प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है? हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स अदानी जी को मिलता है। 27,000 करोड़ रुपए SBI, PNB 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,500 करोड़, ये मैं लिस्ट चलती जाएगी। LIC का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए, 3 करोड़ SBI and other PSU bank holders. Money is going to Mr. Adani and to finance. ऊर्जा का किसी भी देश के विकास में अपना एक महत्व होता है, और जब दुनिया में भारत की ऊर्जा शक्ति के उभार की दिशा में चर्चा की जरूरत थी, इस सदी के दूसरे दशक में हिंदुस्तान की चर्चा ब्लैकआउट के नाते हुई। पूरे विश्व में ब्लैकआउट के वो दिन चर्चा के केंद्र में आ गए। कोयला घोटाला चर्चा में आ गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश पर इतने आतंकी हमले हुए, 2008 के हमलों को कोई भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकवाद पर सीना तान कर आंख में आंख मिला करके हमले करने का सामर्थ्य नहीं था। उसे चुनौती को चुनौती देने की ताकत नहीं थी, और उसके कारण आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते गए और पूरा देश 10 साल तक खून बहता रहा। मेरे देश के निर्दोष लोगों का वो दिन गए थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, तो आपने सुना। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी के शेयरों में गिरावट के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अडानी पर देश में संसद से सड़क तक हंगामा जारी है और अडानी के मुद्दे पर पूरे विपक्ष को इस मुद्दे ने एकजुट कर दिया है। आम आदमी पार्टी, TMC, सपा, बसपा ने तमाम पार्टियों ने मिलकर अडानी के इस मुद्दे पर सरकार को घेर लिया है। अब सवाल ये बनता है कि RBI और SBI ने जो बयान जारी कर अडानी विवाद से बैंकिंग सेक्टर के प्रभाव से इनकार कर दिया है, तो लेकिन विपक्ष को आखिर क्यों इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा? तो वही सरकार इसे विपक्ष का बड़ा मुद्दा क्यों बनाने दे रही है? जांच करवाकर आखिर अडानी पर सरकार अपना रुख स्पष्ट क्यों नहीं करती? यही तमाम बड़े सवाल है जिन पर आज चक्रव्यूह में चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि राहुल आनंद, नेता BJP, और अमलेंद्र त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ इस डिबेट में आज जुड़े हैं। आप दोनों ही गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर। राहुल आनंद जी, सबसे पहले सवाल मेरा आप ही से है सर कि सरकार आखिर अपना जो पक्ष है वो स्पष्ट क्यों नहीं कर देती? जांच की मांग जो लगातार उठ रही है हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से, तो फिर सरकार क्यों पीछे हट रही है? अगर जांच की बात जो कांग्रेस उठा रही है, सरकार क्यों जांच नहीं करवाना चाहती फिर? देखिए पल्लवी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध है। मैं आपको बता दूं कि जो विपक्ष को जो 9 साल का जो वक्त मिला था, 9 साल का जो वक्त मिला था, उसमें वो सरकार की बहुत बड़ी आलोचक हो सकती थी ताकि सरकार अपने आप को और अच्छे से निखार सके, लेकिन इन्होंने अपने सारे वक्त को आरोप में गवा दिया। मैं आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब चुनाव हार जाते हैं तो EVM को गाली देते हैं, चुनाव आयोग को गाली देते हैं, कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट को भी आलोचना करते हैं, भ्रष्टाचार की जांच हो रही तो जांच एजेंसियों को भी गाली देते हैं। यही नहीं, अगर सेना जब अपनी पराक्रम को दिखाए तो उस सेना के ऊपर भी आरोप लगाते हैं। अब मैं बात करता हूं उनके ताजे आरोप के। मैं बताना चाहूंगा कि 2006 में जब कांग्रेस की सरकार थी, UPA की सरकार थी, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की जब सरकार थी, तो उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात को पारित किया गया था, जो
एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन करने की बात की गई थी। संसद में जब भी कोई व्यक्ति बैठता है तो उसकी एक मर्यादा होती है, उसकी एक गरिमा होती है। वो आरोप लगाने के लिए नहीं, सच बोलने के लिए वहां पहुंचते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए हमारे विपक्ष का कि हर वक्त वो आरोप ही लगाते हैं, चाहे वो पेगासस से शुरू कर ले या सेना से शुरू कर या अन्य किसी भी बहाने से। राहुल आनंद जी, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, क्या ये कांग्रेस ने बनाई है? सुनिए, ये जो आपका सवाल है आगे देखते चलिए। 2024 के पहले कितने सारे टूल किट्स आते हैं। वो कौन होते हैं अडानी के बारे में बताने वाले? वो कौन होते हैं अडानी को नीचा दिखाने वाले? जबकि मैं आपको बता दूं 1996 की बात है, मैं बहुत छोटा था उस समय। अपने देश के अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हमारे देश के सोना को गिरवी रखना पड़ा था। आज उस चीजों से जब स्थिति से भारत बाहर निकल चुका है और पूरा विश्व उसको एक आशा भरी दृष्टिकोण से देख रहा है, तो इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर सच में जो हिंडनबर्ग का जो आरोप की आप बात करते हैं, मैं जरूर बताना चाहूंगा, खुद अडानी जी ने अपने पैसा को जमा कर दिया 19 महीना पहले, ये दिखाने के लिए कि हमें पैसे की कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये 2024 का टूल किट जरूर तैयार कर रहे हैं। मैं आपको और बता दूं, जिस अडानी को वो भरी सभा में, भरी संसद में जो गाली दे रहे हैं, उनको जो एक विलेन बनाने का काम कर रहे हैं, आप 60,000 करोड़ का निवेश खुद राजस्थान में वो कर रहे हैं। तो उस समय इनकी सरकार कहां थी? ममता बनर्जी के उस पर भी आएंगे, बुलाया जी। ठीक है, चलिए अमरेंद्र जी के पास चलते हैं। अमरेंद्र जी, आप सुन रहे थे राहुल जी को, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है। यहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस को ही उन्होंने घेर दिया है कि आलोचक हो सकते थे लेकिन आरोपों में समय गवा दिया। पार्टी कैसे अपने जिम्मेदारियां दूसरों पर डालने का कार्य करती है। आज से नहीं, पिछले 9 वर्षों जब से सत्ता में है, ये इनका एक सूत्री कार्यक्रम रहा है कि अपने आरोप दूसरे को डाल दीजिए। अडानी जी का नाम हो तो डिफेंड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाते हैं। पता नहीं कौन सा रिश्ता है, क्या रिश्ता है इनके बीच में। रही बात हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, तो देश के प्रधानमंत्री जी को या जो मंत्रालय है, इनको सार्वजनिक करना चाहिए कितना कर्ज है। आरबीआई जब रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद जानकारी मांगती है कितना आपने कर्जा दिया। खैर छोड़िए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अभी और इन्होंने आरोप लगाए कि एजेंसियों पे गाली देते हैं, ऐसा करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा एक सम्मानजनक भाषा, सम्मानजनक चीजों का प्रयोग करती है। सेना के स्वर पे कभी भी न सवाल उठाया, न कभी भी उठाएगी। सेना भारत देश की है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। चलिए बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने कल लोकसभा में बातें की, चर्चा किया। 4 सवाल थे, सिंपल थे, जवाब दे देने चाहिए थे, वो भी चुप हो जाते, लेकिन डिफेंड करने आ गए। इनके मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गए, सारा मंत्रालय छोड़ के। ये सरकार चलाने की बजाय व्यक्ति को डिफेंड कर रहे हैं। एक सिंपल सवाल था कि कितनी जगह माननीय प्रधानमंत्री जी अडानी जी के साथ गए। नॉर्मल सी बात थी, आप जाहिर कर देते, सवाल नहीं उठता उसमें, सारी जनता जान जाती। तो आप उससे क्यों छुपा रहे हो? आपका प्रथम उद्देश्य होना चाहिए देश को चलाना। 2 करोड़ रोजगार देना, जिसकी आप बात करके सरकार में आए थे, वो आपने नहीं किया। वर्तमान में भारत का जो इंडेक्स है, अलग अलग मैं बता दे रहा हूँ, भुखमरी का 107 पे है, मानव विकास का 102 पे है, 132 सॉरी, और जो जेंडर इक्वलिटी 135 पे है। इन पे कोई चर्चा नहीं करेंगे, ना इन पे कोई बात रखेंगे। देश की महंगाई चरम पे है, रोजगार भी एक किनारे लग चुका है, मुद्दे किनारे लग गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी ऐसे अडानी को डिपेंड करें जैसे उनकी कंपनी में एम्प्लॉई हो। तो कितना दुखद है, देश के लिए कितना भयावह है। और ये 2024 का उसको मुद्दा मान रहा है। अगर मोदी जी निष्पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी से निष्पक्ष है, तो ठीक है अमरेंद्र जी, सुन लिया आपको। अब जवाब ले लेते हैं राहुल आनंद जी से। ठीक है राहुल आनंद जी, देखिए मैं फिर एक बार इसी बात को कहूंगा कि 9 साल में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह कंपल्सिव क्रिटिसिज्म ने ले ली है। और जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता ने जितनी बातें कही, जितनी सारी बातें कही कि उन्होंने देश के बारे में बताया, लेकिन वो उन्होंने कभी भी ये नहीं बताया। चलो राहुल आनंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं टेक्निकल से बोलूंगी आपकी आवाज को ठीक से करने की। ठीक है, अमरेंद्र जी के पास वापस चलते हैं कि अमरेंद्र जी, जिस तरीके से जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो सवाल उठाया जा रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है,
होने लगा पीएम है। मोदी की लेकिन और जो उनकी तस्वीर दिखाकर अडानी की। मध्यम है, आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या अडानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में चल रहे हैं? ये तो पढ़ के ही नहीं आता, उनको बस सिखा दिया देखिए, जाता है। देश का व्यापारी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेहरू जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो हमारे लिए किसान भी महत्वपूर्ण, व्यापारी भी महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष को बहुत अच्छी बात लाभदायक लाभ देना, अनुचित लाभ देना, वो गलत है। रहना चाहूंगा कि जब अडानी जी भी हमारे देश के हैं, व्यापार करने का अमलेंद्र जी, पूरा एक हक है सेकंड, उनको। अमलेंद्र जी आपको यहाँ रोक रही हूँ। राहुल आनंद जी से एक बार फिर संपर्क हो गया है, उनसे पूरा जवाब ले लेते हैं। ठीक है, राहुल आनंद जी, मैं चाहूंगी आप अपनी बात को दोहराएं सर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही थी। राहुल आनंद जी, आप हर वक्त उन पूंजीपतियों को विलेन क्यों बनाना चाहते हैं? राहुल आनंद जी, विलेन बनाकर आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं? जबकि आप ही के राज्य की मैं बात करता हूं, आप ही के राज्य राजस्थान की मैं बात करता हूं, 60,000 करोड़ का निवेश है, आपने क्यों लिया? आपको नहीं लेना चाहिए था। क्यों गहलोत जी ऐसे जाकर उनके सामने थे? क्यों ममता जी उनका स्वागत करती हैं कि आइए हमारे राज्य में आके इन्वेस्ट कीजिए 500 करोड़ रुपए का? क्यों ऐसा ऑफर देते हैं? क्यों आप जमीनें देते हैं? जिस किसान की जमीन जाने की बात करते हैं, वो किसान की जमीन आप क्यों देते हैं? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो अतार्किक बातें करते हैं वही अपना वक्त गवाते हैं। मैं आपको और बता दूं, जो 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, मैं आपको आंकड़े भी पेश कर देता हूं, मुझे बस 2 से 3 मिनट का समय दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज राहुल गांधी जी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और सड़क की जो भाषा होती है वो सदन में वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बहुत खेद है। मैं एक बात पे और आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर जब हमारी सेना सशक्त हो रही थी तो आपने राफेल का मुद्दा उठा दिया, आपने चौकीदार चोर का मुद्दा उठा लिया। यही नहीं, आप जिस धर्म जो वो बार बार एक बात बोलते हैं कि भाजपा के लोग नफरत बांटते हैं। कौन सी नफरत बांटते हैं? आपके लोग कहां रहते हैं? उस नफरत को कम करने आपके लोग क्यों नहीं जाते हैं? लेकिन राहुल आनंद जी, शुरुआत में आप ये कहते थे कि ये सवाल करते नहीं है, चर्चा नहीं करते हैं विपक्ष और बाहर सड़कों पर। राहुल आनंद जी, राहुल आनंद जी, पहले आप ही लोग कहते थे ना कि चर्चा नहीं करते हैं, विपक्ष सड़कों पर उतर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं। अब राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि उनकी भाषा ऐसी है। और अगर भाषा पर इतना ही समस्या है तो ये भी आरोप सामने आया आप पे कि कार्यवाही से राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश को हटा दिया गया है। ज्वलंत मुद्दा बताता हूं, जब कोरोना का सेकंड वेव आया था तो उस समय सरकार से खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप सरकार की तीखी आलोचना कीजिए, आप पेगासस में उलझ गए। जिन लोगों की मौतें हुई थी उस पर चर्चा करने और सरकार को घेरने का एक अहम मुद्दा आपको दिया था सरकार ने, आप उसमें भी फेल कर गए। तो आप अपने आप को जो बताना चाहते हैं वो आप खुद नहीं है। ठीक है, अमलेंद्र जी से जवाब लेते हैं। अमलेंद्र जी, आरोप सामने आया है कि राहुल गांधी के भाषण का कुछ अंश जो है हटा दिया गया है कार्यवाही से, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, संसद के जो अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, उनका हक है, जो भी हटाया उनको उचित लगा। फिलहाल ऐसा कुछ अनुचित था नहीं मेरे हिसाब से कि जिसको हटाना चाहिए। खैर, सत्ता उनकी है। अभी हमारे जो भाजपा के साथी उन्होंने एक बात कही कि बेरोजगारी को लेके कि मैं इसका जवाब दूंगा, मुझे समय चाहिए, तो इस पर कोई उन्होंने चर्चा ही नहीं की। तो भारतीय जनता पार्टी का एक दोहरा रवैया है। दूसरी बात उन्होंने अभी की, कोरोना इनके लिए मुद्दा था, इनके लिए मुद्दा हो सकता है। हमारे लिए बहुत संवेदनशील महत्वपूर्ण लोगों की जिंदगियां थी वहां पे। हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन जी लोगों की मदद कर रहे थे, इनके केंद्रीय मंत्री, फॉरेन डेलीगेशन भी उनसे मदद मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसी का जवाब पूछो उसका जवाब नहीं देगी, हमेशा तोड़ मोड़ के लाएंगे। आप चीन की पूछे तो बांग्लादेश की बताएंगे, जब बांग्लादेश पूछोगे तो पाकिस्तान की बताएंगे, पाकिस्तान पर चाहोगे तो भूटान की बात करेंगे। अभी इन्होंने बेरोजगारी की बात की थी, तो एक सीधा सा सवाल है, 5 विभाग आप ऐसे बता दीजिए, 10 वर्ष होने वाले हैं, 9 वर्ष हो चुके हैं और केंद्र सरकार में 5 विभाग जिसमें आपने 100% भर्ती की हो, शायद नहीं की होगी। पल्लवी जी, आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जो महंगाई टाइम पे मुद्दा है, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लेके आ रहे? 2 सवाल है, आप जवाब दे दीजिए। अमलेंद्र जी, फिर आप महंगाई और रोजगार पे बात करने लग गए। आपने अपनी सरकार में कितना रोजगार वहां पर दे दिया था युवाओं को? अब आप सीधे बीजेपी पर बार बार रोजगार की बात करते हैं। अभी रोजगार पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी रोजगार और बेरोजगारी की बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अडानी समूह के जो ऊपर आरोप लग रहे हैं। जी नहीं, अभी ये हमारे साथी शब्द को लेकर आते तो मैं इसलिए बोल दिया। और अभी आपने सरकार की बात की, आंकड़ों मैं उसके आंकड़े भी दे दूंगा, राजस्थान को बताइए दे दूंगी, छत्तीसगढ़ के वहां पे दे दूंगा वहां पे कि इनकी तुलना कितने ज्यादा वहां पे लोगों की संख्या में रोजगार दिए गए हैं।
कितनी अलग अलग चीजों को लेकर रोजगार दिए, कितने मंत्रालय मैं वो बता सकता हूँ। और रही बात राहुल गांधी जी, आप देख लीजिए पूरा मंत्रालय, पूरी सरकार, सब इनके पक्ष में खड़े हैं और इकलौता राहुल गांधी इनसे लड़ रहा है। अपने हक की नहीं, जनता के हक के लिए उनकी आवाज उठा रहा है वो। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल गया, लोगों की बात सीखी, लोगों की बात जानी, और वही आज संसद में उनके हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो देश के इकलौते ऐसे वर्तमान समय में राहुल गांधी जी नेता है जो सड़क से लेकर सदन तक लोगों के हक की आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। किसान बेचारे कितने दिनों तक दिल्ली के बाहर पड़े रहे, हमारे देश प्रधानमंत्री उनसे मिलने नहीं गए। तो इसको जाना चाहिए था। अगर ये बात करते हैं कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ, मैं सड़कों लोगों की समस्या सुनता हूँ, ये समस्या सिर्फ और अंबानी और अडानी की सुनते हैं। तो आरोप इसलिए जाए हेलीकॉप्टर में बैठ के बताइए, शपथ लेने आ रहे हैं तो अडानी जी का हेलीकॉप्टर आ रहा है, विदेशों में मोदी जाते हैं, 4 को कोयला का टेंडर मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये चीजें एक संदेह के घेरे में तो आती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पे जवाब देना होगा। अभी सत्ता आपकी है, हो सकता है बचा ले जाओ, 4 दिन सत्ता चली जाएगी, तो आपको सारी चीजें कटघरे में खड़ी करेंगे। चलिए राहुल आनंद जी, सवाल आपने सुन लिया सर, जवाब हम भी सुनना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना है आपको, और इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा जो राहुल गांधी ने उठाया कि वो जो एक लिस्ट की जो बात कर रहे थे कि 609 नंबर पर थे और अब 2 नंबर पर आ गए हैं 2014 से लेकर अब तक, इतनी बड़ी जो उछाल ली है अडानी ग्रुप ने, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं इनको बार बार अपने मित्र को बता दूं कि ये एक रोजगार के चर्चा का विषय बार बार बना रहे थे, जो हमारा आज का चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इनको बता देता हूं कि सबसे पहले आपको ये समझना आवश्यक है कि रोजगार कितने प्रकार के होते हैं। एक स्वरोजगार और एक सरकारी माध्यम से स्वीकृति दी गई रोजगार, दोनों बेरोजगारी दूर करने का एक अहम प्रयास होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिर भी जून 2022 तक का मुद्रा योजना के तहत लगभग 53.23 लाख लोगों को नौकरी रोजगार शुरू करने का अवसर प्रदान हुआ है। मैं आपको बात और बता दूं, सरकारी संस्थानों में 7.22 लाख लोगों को नौकरी मिली, 10 लाख को देने की प्रतिक्रिया युद्ध स्तर पे चल रही है। राहुल जी, मुद्दे पर रहिए, रोजगार पर जब बात करेंगे तो तब मजा आएगा ना कि आंकड़े मेरे पास भी होंगे और आपके पास भी होंगे, फिर चर्चा होगी। देखिए, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। जो बार बार ये सूट बूट वाली सरकारों को जो घेरने का प्रयास किया जाता है ना, तो मैं राहुल गांधी जी को मैं ये जरूर कहता हूं कि उनके नाम पे एक मन बुद्धि स्कूल खोल देनी चाहिए। मैं इसलिए इस बात को कहता हूं क्योंकि उनको भी ये पता होना चाहिए कि जब फॉरेन में जब हमारे कोई भी मिनिस्टर जाते हैं या प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनके साथ उद्योगपति भी जाते हैं। ये मनमोहन जी की सरकार भी में होता था और ये मोदी जी की भी सरकार में होता है, ताकि वो वहां जाएं और जाके वहां पे इन्वेस्ट के अवसर प्रदान करें, ताकि हमारे देश को आगे बढ़ाया जा सके। मैं बड़ी हित के साथ इस बातों को कहता हूं कि जो लिस्ट की वो बात करते हैं, आप बताइए ना कि विजय माल्या को किसने पैसा दिया? क्या मोदी सरकार ने दिया? आप ये बताइए कि नीरव मोदी को पैसा किसने दिया? क्या मोदी सरकार ने दिया? जो देश छोड़कर भाग गए, जिनको प्रत्यार्पण करने की बात की जा रही है, मेहुल चक्रवर्ती की बात मैं करता हूं। पर राहुल आनंद जी, याद करने वाली बात ये भी है कि जब ये लोग भागे तो सरकार आप ही की थी। देखिए, सरकार अपनी थी, ये आपकी सरकार में कोई देश से बाहर चला गया है, इतना बड़ा लोन, इतना बड़ा घोटाला करके, और आप अभी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारी सरकार में तो हुआ ही नहीं है। पलवई जी, ये पीठ थपथपाने वाली बात है ही नहीं सर। पहले तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। सरकार ऐसी है सशक्त कि उनको प्रत्यार्पण करके वापस लाया जा रहा है और सारे देशों ने मोदी की बात मानी है। मैं आपको और बता दूं, जिस नीरव मोदी की मैं बात करता हूं, 1000 करोड़ का बंगला गिरा दिया गया, याद है ना? सारे मीडिया ने पब्लिश किया था। तो ये स्ट्राइक रेट होता है, सब आएंगे, लौट आएंगे, धीरे धीरे सब आ रहे हैं, लेकिन जो घाव है घर के अंदर, उसको पहले दूर करने की आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूं कि अंबानी और अडानी की जो बात ये करते हैं, मैं अडानी की बात करता हूं, उन्होंने कोई व्यापार शुरू नहीं किया, उन्होंने एक्विजिशन किया है। उन्होंने एसीसी और उन्होंने अंबुजा सीमेंट को खरीदकर एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा है। वो पहले से चलती आ रही कंपनियां हैं, वो कंपनियां आपकी सरकार में शुरू हुई थी, उसको उन्होंने खरीदा है। और जहां तक LIC की बात की जाती है कि LIC का पैसा और SBI का पैसा लगा दिया, तो सबने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि 1% शेयर केवल उनका खर्च हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कि जो सूट बूट वाली सरकार के लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये विलेन है, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है, और ये कभी इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं कि जब पूरा विश्व आर्थिक तंगी से ग्रसित है, उस समय आपका देश अवसर प्रदान कर रहा है लोगों को। ये क्या? पर राहुल आनंद जी, सवाल तो उठेंगे ना सर, जैसे कि राहुल गांधी ने भी कहा, उस लिस्ट के अनुसार 609 से सीधे 2 नंबर पर जंप कर गए। उसके बाद जो आंकड़े मेरे पास यहाँ पर है, LIC का 77,000 करोड़ का निवेश है, SBI और तमाम ऐसे बैंक है जिन्होंने
1200 करोड़ का उन्हें लोन दिया हुआ है। तो सवाल तो उठेंगे, बहुत बड़ी राशि है और ये राशि आई कहां से? एसबीआई की पर्सनल राशि तो है नहीं, जनता का ही पैसा है। देखिए जब शेयर का जब खेल शुरू होता है, शेयर का जब खेल शुरू होता है और निवेशकों का जब पैसा शेयर के ऊपर लगता है, तो जो भी शेयर जो कंपनी शेयर लिस्ट कराती है, मैं आपको बता दूं कि आईआरसीटीसी वो सरकारी संस्था है, उसका शेयर लिस्ट हुआ है 2013-14 में आकर शेयर में लिस्ट हुआ है। तो वो जब लिस्ट कराते हैं तो उसके अगेंस्ट में वो गारंटी देते हैं सरकार को। वो गारंटी देने के बाद ही सरकार आगे बढ़ती है। और मैं आपको ये बता दूं, राहुल गांधी जी ने एक बात और कही थी कि एयरपोर्ट बेच दिया। अरे वो बेचा नहीं है, शब्द का चयन सही होना चाहिए। बेचा नहीं है, लीज पे दिया है। और लीज पे देने की प्रक्रिया आप ही की सरकार में शुरू हुई थी 2006 में। और पर पैसेंजर अडानी को पर पैसेंजर 75 रुपए जमा करना है। अब आधा अधूरी बात करके जो भ्रम फैलाते हैं, यही आज कांग्रेस की गत का तरीका है। मैं आप इनसे एक स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं कि डीएलएफ ने एक जमीन खरीदा था जिसमें 275 एकड़ जमीन, 1400 एकड़ की जमीन थी, जिसमें 275 एकड़ जमीन रॉबर्ट वाड्रा ने कैसे खरीद ली? उनको पैसा कहां से आया? जिसकी आरोप चल रहे हैं और ये खुद जमानत पे हैं। ये पूरा गांधी परिवार जमानत पे है और बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है कि जैसे इनका कहीं कोई नाता ही नहीं रहा है भ्रष्टाचार से। ये खुद जमानत पे हैं। और जब भी ईडी अपना शिकंजा कसती है, ये जितने लोग हैं, जितने सारे लोग हैं, एक जगह नजर आते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे नजर आते हैं। चाहे आप बात कर लीजिए अखिलेश यादव की, चाहे आप बात कर लीजिए बिहार में लालू प्रसाद यादव की, या गांधी परिवार की बात कर लीजिए, या केसीआर की बात कर लीजिए, या साउथ की बात कर दीजिए। सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नजर आते हैं? इतनी क्यों बेचैनी है? जैसे बीएस येदियुरप्पा, साउथ में येदियुरप्पा बड़ा नाम है, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं ना। अमलेंद्र जी बस आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, अमलेंद्र जी सब जवाब ले लेते हैं। जी अमलेंद्र जी। अभी इन्होंने बहुत सारी बातें कही, एक भी प्रश्न का सही और सटीक उत्तर नहीं दिया। ये भाजपा का जवाब देने का तरीका है। चलिए, इन्होंने एक सवाल किया, उस पर जवाब देता हूँ। सबसे पहले इनको धन्यवाद देना चाहूंगा, इन्होंने सूट बूट की सरकार को मान लिया। धन्यवाद हमारे साथी प्रवक्ता जी कि आपने मान लिया कि सूट बूट की सरकार है। देश में 80% किसान है, लेकिन सरकार सूट बूट की है। सूट बूट की क्यों है? क्योंकि अंबानी और अडानी की जेब की सरकार है। अभी इन्होंने एक और बात कही थी कि जो व्यापारी हैं वो साथ में जाते हैं। आप मनमोहन सरकार जी के समय का एक व्यापारी बता दीजिए कि जो उनके हेलीकॉप्टर से उनके साथ उनके विदेश में गया हो, या मनमोहन जी किसी के व्यक्ति विशेष के हेलीकॉप्टर से गया हो। आप मुझे इसका जवाब भी दे दीजिएगा, अभी जो आपका टाइम है। कांग्रेस की जीजा जी ठीक है राहुल जी, बात पूरी कर लेने दीजिए, आपके पास भी आएंगे। राहुल जी, ठीक है राहुल जी, इधर उधर बात मत घुमाइए। जिसका मैंने 2 सवाल अभी आपके, उसके जवाब दे दीजिएगा। ठीक है। बात राहुल वाड्रा की, सरकार आपकी है ना, केंद्र में आपकी है, हरियाणा में आपकी है, तो आप जांच करवाइए ना। आप कितना जांच करवा चुके? पहले बड़े बड़े भाषण दिए जाते थे आपके नेताओं द्वारा कि जैसे हमारी सरकार आएगी ये जेल में जाएगी गांधी फैमिली, ये इनको फांसी होगी, इनको उम्र कैद। किसी को कुछ हुआ क्या? बीएस येदियुरप्पा का नाम सुना है आपने? भ्रष्टाचार में जेल गए थे, आपकी पार्टी में आ जाए। ऐसे दर्जनों लोग जो भ्रष्टाचार के जिनके आरोप थे, आज सरकार, आज वर्तमान समय आपकी सरकार में मंत्री हैं या अच्छे पदों पर आसीन है। आपने क्या किया? तो आप हमेशा दोहरी चाल चरित्र की बात करते हैं, आप हमेशा अनर्गल आरोप लगाते हैं। सरकार आपकी, आप एक्शन लीजिए उस पर, वो आपके बस का नहीं। आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करोगे। लेकिन जनता जान चुकी है 10 साल जो झूठ और फरेब की सरकार चली है, लोगों को बरगलाने का काम किया, जात धर्म के नाम पे उसको तोड़ने का कार्य राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने किया है। पर अमलेंद्र जी, आरोप तो कांग्रेस पार्टी पर भी लग रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था अगर बढ़ रही है, उन्नति कर रही है, तो कांग्रेस को तकलीफ क्या है? देश की एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राहुल गांधी जी ने वो पहले इस चीज को लेकर आगाह किया था कि भारत देश की मिश्रित अवस्था है, किसी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं टिकी हुई है कि जब वो व्यक्ति धड़ाम हो तो सारी व्यवस्थाएं गिर जाएं। और रही बात, अभी इन्होंने नीरव मोदी चौकसी की एक बात कही थी, तो वो लोन कांग्रेस सरकार में दिए थे। आप एक बार टैली कर लीजिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहाँ पे मत दिया करिए कि उनको किस समय लोन दिया गया। और सरकार आप चले गए, जब भी चुनाव आता प्रत्यार्पण की बात करते हो कि प्रत्यार्पण होगा, प्रत्यार्पण होगा। अरे कब होगा भैया? 2 साल से हम लोग 4 साल से ही सुनते चले आ रहे। सरकार आपके, चुनाव आता, फिर प्रत्यार्पण आते हैं, फिर कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए अभी नीरव मोदी जी थोड़े दिन बाद आएंगे। तो ले आओ उनको, जनता भी लगे आपकी बातों में दम है। क्योंकि झूठ और फरेब की राजनीति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। एक चीज साबित हो चुकी है, सूट बूट की भ्रष्ट सरकार है जिसका सत्ता का घमंड टूटने वाला है। 1 साल बचा है, आप जितना अपने व्यापारी मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहो पहुंचा लो। उसके बाद इस देश के किसानों की आप सरकार आने वाली है, इस देश की महिलाओं की सरकार आने वाली है जो अपने हक के लिए लड़ने का कार्य करेंगे।
ठीक है, पर अमलेंद्र जी, जिस तरीके से एक तरफा जो बात कांग्रेस कर रही है यहाँ पर अडानी ग्रुप पर आरोप लगाते हुए, क्या अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं है? फिर मेरा सवाल आपसे वही है, क्योंकि अगर बात हम जयपुर की करें तो आने वाले 5 से 7 सालों में पूरा आंकड़ा है यहाँ पर हमारे पास कि 10 लाख मेगावाट की सौर ऊर्जा का यहाँ पर क्षमता वाला प्रोजेक्ट की बात हो रही है। सीमेंट प्लांट, हवाई अड्डों का विकास करना, ये पूरा प्लान राजस्थान में कई सेक्टर्स में करीब 8,200 करोड़ का अधिकार का करार किया गया है। महाराष्ट्र की बात अगर करें तो महाराष्ट्र में भी 705 करोड़ रुपए की दीर्घी पोर्ट का सौदा किया गया है। केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तमाम ऐसी जगह हैं, तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पे करोड़ों के करार किए गए अडानी ग्रुप कंपनीज की तरफ से। तो वहां की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वहां पर भी कांग्रेस है, वहां पर भी बीजेपी है? सवाल उठाया है जी, मैं इसका जवाब दे देता हूं आपको। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबको हक है कहीं भी व्यापार करने का, और अडानी जी हमारे भारत देश के हैं, लेकिन उनको कोई स्पेशल सुविधा ना दी जाए, इस बात का विरोध हो रहा है। उनको आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उनको ना दिया जाए, जैसे LIC और SBI का दिया गया है, लोगों को छुपा के। तो जो उनका व्यापार है उनको बिल्कुल आमंत्रित है, जहां चाहे करना चाहिए वो करना चाहिए, उनको उनका हक है, लेकिन किसी के आम आदमी की हक की कमाई मार के नहीं करना चाहिए। सरकार को उनको अनुचित लाभ इसलिए देना चाहिए कि वो बहुत पैसे वाले हैं। एक आम आदमी जो रिक्शा चलाता है उसका भी वही अधिकार और हक है जो अडानी जी का है। तो राजस्थान में उन्होंने पैसा लगाया, उनको कोई भी अनुचित लाभ नहीं दिया गया। राहुल गांधी जी ने बाकायदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफ में लोग मीडिया को बताया था कि हमारे देश के हैं, वो उनका हक है, और बाकायदा उनको हम समय देते हैं। उनकी जितनी मदद सरकार को उतनी की जानी चाहिए, बिल्कुल मोदी सरकार को करनी चाहिए, लेकिन अपने प्राइवेट जेट में उठा के ले जाना, विदेशों में उनके लिए मांगना, ये गलत है। अगर गहलोत जी हरियाणा के मुख्यमंत्री से बोले भैया इनको काम दे दो तो ये गलत है, या उनके लिए फील्डिंग लगाए तो ये गलत है। पर अमलेंद्र जी, क्या आप दावे से कह सकते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में किसी बिजनेसमैन के साथ कोई मीटिंग ही नहीं हुई होगी? क्या आप दावे से कह सकते हैं? जो जिस तरीके की तस्वीरें पेश करके अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन तस्वीरों को किस हद तक सही मानते हैं? क्या कांग्रेस राज में प्रधानमंत्री की किसी बिजनेसमैन से कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई इस तरह की तस्वीरें नहीं आई? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बोला था, आपने तो फिर एक तस्वीर को किसी और रूप देकर उसे इस तरह से पेश करना, ये कहां तक सही है? क्या कोई स्पष्ट कर पाएगा कि उस वक्त क्या बात हो रही थी? क्या दावे के साथ आप कह सकते हैं? देखिए, बॉडी लैंग्वेज एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है बातचीत करने का तरीका बताने के लिए। कुछ दिन पहले राकेश झुनझुनवाला जी तस्वीर हमने भी देखी है, ऐसा कोई बॉडी लैंग्वेज तो नहीं है कि वहां पर कोई पैसे के लेन देन की बात हो रही है या प्रोजेक्ट के लेन देन की बात हो रही है? मैं उसी पे आ रहा हूँ, आपकी बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कहता हूँ मुझे थोड़ा समय दीजिए। राकेश झुनझुनवाला जी खड़े थे तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, आपने नोटिस किया होगा। अंबानी जी के जो बेटे या बेटी की शादी थी उसमें मोदी जी के, तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखा था आपने? क्या किसी भी प्रधानमंत्री जो यूपीए सरकार के थे, आप एक फोटो दिखा दीजिए किस बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से बात करते हैं। भारत देश में प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गरिमा वाला पद है। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का सर फख्र से ऊपर रखने वाला पद है, तो इसकी गरिमा रखना, जो व्यक्ति इस पद को धारण करता है उसका फर्ज बनता है, उसका दायित्व बनता है कि उस पद की गरिमा को बढ़ा के रखे। तो आप उन फोटोज देख लीजिए। तो व्यापार करना एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। मनमोहन जी ने उस दौर में जब अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे तब भारत को बचाया था, और भारत को आर्थिक मंदी का असर तक नहीं हुआ। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है बिजनेसमैन पे संपर्क साधे उनको। पर अमलेंद्र जी, क्या एक तस्वीर तय करेगी कि देश के प्रधानमंत्री की क्या गरिमा है, उस गरिमा पर फर्क पड़ा है? क्या एक तस्वीर तय करेगी? वो भी ऐसी तस्वीर जहां पर कुछ लोग दिख रहे हैं बस? नहीं, बिल्कुल, देखिए इन चीजों से बहुत ही बड़ा मैसेज जाता है। भारत में आप देखिए लिटरेसी रेट फिर भी कम है। अब अमेरिका का एक एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, जब नाम नहीं लूंगा, वहां के राष्ट्रपति थे, तो वहां एक उनका 20 साल बाद टेस्ट हुआ था और उससे कितना बड़ा फर्क पड़ा था वहां की जनता पे। तो ये बिल्कुल एक छोटी छोटी फोटोज, वीडियोज, ये बहुत ही मास में लोगों के ऊपर असर डालते हैं। आप देख लीजिए 2014 से पहले कैसे नेहरू जी की झूठी फोटोज फैलाई गई, IT सेल द्वारा कचरा फैलाया गया, और लोगों के दिमाग में उसका बहुत बड़ा असर हुआ, जो शायद अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में असर। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं राहुल आनंद जी से। ठीक है, राहुल आनंद जी। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अदगत गगरी छलकत जाए वाला जो एक कहावत है वो कांग्रेस के लिए मैं बड़ा सटीक बताना चाहूंगा।
और इन्होंने एक बात कही जो नीरव मोदी के बारे में बात कही, तो मैं इनको बता दूं, शायद ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनको शायद पता होगा कि किस प्रकार से किस चीजों का उत्तर देना चाहिए। LOU, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, कब जारी हुआ पता है आपको? ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग 2010 से शुरू हुआ था और इसमें जो पैसा दिया गया था नीरव मोदी को 11,500 करोड़ रुपए का, जिसमें 6,000 करोड़ से ज्यादा का हिस्सा मेहुल चौकसी का है और नीरव मोदी का 4800 करोड़ रुपए का है। एक ध्यान रखिएगा 2010, ये जो व्हाट्सएप इसका सोर्स भी बता दीजिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी का 8 साल का ग्रुप जो अमित मालवीय जी का सोर्स बताइएगा। ठंडा है। और दूसरी बात मैं बता दूं, सुनिए, मैं दूसरी बात बता दूं कि आज हमारे देश के अंदर हाईवे पे रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। देश में वैश्विक स्तर पे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। एक समय था जिस स्थिति में रेलवे को अंग्रेज छोड़ गए थे वही स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब वंदे भारत भारत की पहचान है। रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों का कायाकल्प हो रहा है, ये फर्क हुआ है। आप जिस रोड पे चलते हैं और आप जिस देश को गर्व से कहते हैं कि भारत में लोग निवेश के लिए आ रहे हैं, सबकी कमर तोड़ रहा है। इस प्रकार की बातें कर कर जो असंवेदन हो, जो असाधारण बातें हो, इस तरह की बातें ना करनी चाहिए, संसद के अंदर में नहीं करनी चाहिए। जो सही है वो सही बताइए। मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट वाड्रा और अडानी का भी एक बहुत फोटो जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था वो भी वायरल हुआ था। और जो आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ये भाषा में केवल परिवर्तन करने, आप करें तो ठीक, हम करें तो गलत, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? और देश चलाने के लिए क्या निवेशकों की जरूरत नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रुके, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप पूरे देश के लोगों को नौकरी दे सकते हैं? आपकी क्षमता है? हाँ या ना में प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आपको देखिए, बिल्कुल नहीं, देना या देना अलग बात है, लेकिन जो सरकारी पद खाली है उनको भर सकते हो आप। सरकारी पद जितने भी खाली है, जो बता दूं आपको किस विभाग में कितने पद खाली है। सरकार को बदनाम किया जाता है। मैं उसी सूट वाले के बारे में बता दूं आपको कि इन्फोसिस, विप्रो, TCL और HCL ने अगले 6 अलग आनंद जी, सीधा सवाल यही है इस वक्त। वैसे तो आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन सीधा सवाल यही है कि अगर सरकार जनता के पक्ष में है, और जो कि वाजिब सवाल कांग्रेस भी उठा रही है, यहाँ पर एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर बात हो रही है SBI और LIC के द्वारा, तो सरकार अपना जो रुख है वो स्पष्ट क्यों नहीं करती? जांच हो रही है तो होने दी जाए, जांच से क्यों कतरा रही है सरकार? और जो यहाँ पर कहा जा रहा है समिति बनाने के लिए बात हो रही है, क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं जांच करवाना चाहती सरकार? आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में एक प्रश्न का उत्तर दिया है। उनके द्वारा जितने भी आरोप लगाए गए हैं सबका प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया है। और जब आप कहीं भी निवेश करने के लिए जाते हैं तो वहां की सरकार का जो इंफ्रा होता है वो उनको मदद करता है। जो LIC हो गई और चाहे स्टेट बैंक की बात हो गई, इसका 1% शेयर का केवल दिया गया है। तो अगर आप उसके बदले वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसके बदले वो आपके देश के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो रिटर्न तो आपसे मिल ही रहा है। अब मैं आपको बता दूं, पिछले 9 वर्ष में भारत में 90,000 स्टार्टअप्स आए हैं। क्या उनको सरकार ने मदद नहीं किया? क्या सरकार ने उनको लोन नहीं दिया? जब सरकार सबके लिए एक समान और एक संविधान के अनुसार कार्य कर रही है, तो फिर अम्बानी और अडानी के लिए अलग कैसे होगी? तो राहुल आनंद जी, ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि अडानी के लिए कुछ कानूनों को बदला गया है, तोड़ा गया है? ये आरोप कहां से आ गए? जब संविधान है कि तो अलग अलग तरीके और अलग अलग। एक मिनट अमरेंद्र जी आपके पास भी आएंगे। राहुल जी सुनिए, ये आरोप लगाया गया है और ये आरोप लगाते हैं जब भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर जब सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आ जाती है, तब भी आरोप लगे थे। क्या लगे थे? कि हम तो मान ही नहीं सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, हमें सबूत दिखाओ। ठीक, तो ये चीजें हैं और ये होते रहेंगे हमारे देश के अंदर। जब हमारे देश के ऊपर जब कोई राज करने आया था तो यूं ही नहीं आया था, हमारे जैसे ही लोगों ने जाकर उनको बुलाया था। तब आकर मुगल हमारे देश पे शासन किए, अंग्रेज हमारे देश पे शासन किए, और यहीं के लोग उनके साथ खड़े होकर उनकी रजिस्टर तैयार किया करते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे आरोप लगेंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि ये झूठे आरोप हैं। ठीक है, तो राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश क्यों हटा दिए गए? उसमें राहुल गांधी ने यहाँ पे जिक्र किया है PM मोदी के बांग्लादेश दौरे के बारे में, इजराइल के दौरे के बारे में, और उसके बाद ठीक उनके दौरे के बाद अडानी ग्रुप को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। तो जो जिस तरह की क्रोनोलॉजी की जिक्र यहाँ पर राहुल गांधी ने की, उसको हटा क्यों दिया? नहीं,
इसको हटाया नहीं गया है। कल जो एक ट्वीट तो की ये बात फिर की जाए, इत्तेफाक जिससे कैसा ये है कि पीएम अनुमान मोदी लगाया एक जाए। जगह दौरे पर जाते हैं और थोड़े ही दिनों बाद अडानी ग्रुप को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है? तो मैंने आपको एक बात बताया था, मैंने आपको एक बात बताया कि कभी भी किसी भी देश का प्रधानमंत्री, पूरे विश्व की मैं बात करता हूं, पर विश्व में एक ऐसी प्रचलन है, विदेश नीति के तहत जब भी कोई देश का प्रधानमंत्री कहीं भी जाता है तो उसके साथ ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन भी जाते हैं। और जब भारत में अभी तक कितने आए आप बताइए जरा, भारत में अभी तक कितने ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन आए किसी प्रधानमंत्री के साथ? इंडिविजुअल अलग बात है, किसी प्रधानमंत्री के साथ कितने आए? और भारत में मोदी अमलेंद्र जी, कितने गए? आपकी आवाज ओवरलैप कर रही है सर, 1 मिनट बोल लेने दीजिए, फिर आते हैं आपके पास, जवाब ले लेते हैं। जी राहुल आनंद जी। मैंने बताया कि पूरे विश्व की ये स्थिति है कि जब भी कोई देश का बड़ा लीडर जब दूसरे देश में जाता है, जब उस देश के प्रधानमंत्री हों, तो उनके साथ ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन भी जाते हैं ताकि वहां जाकर निवेशक की स्थिति। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत देश में सिर्फ अडानी ग्रुप ही है और कोई बिजनेसमैन ही नहीं है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे देश के तो अंदर फिर ये इतने सारे इत्तेफाक एक के बाद एक बीजेपी शासनकाल में अडानी ग्रुप के साथ ही हुए हैं, सवाल तो उठेंगे। मैं बताता हूँ, हर किसी की एक क्षमता होती है। आज जो चाइना की जो स्थिति हुई है वो सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि अंबानी का श्रीलंका के बगल में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसकी वजह से उनको बेचैनी हुई है। देखिए, आरोप लगना चाहिए, सरकार की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आलोचक ऐसा होना चाहिए जो जिसका आधार हो। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया, सारी बातों को बताया, तो मुझे लगता है कि इस पे हमें चर्चा का कोई आगे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अमलेंद्र जी अब अपनी बात पूरी कीजिए सर, और ये भी बताइएगा कि जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं सदन में, जब आपसे सबूत मांगे जा रहे हैं तो फिर आप सबूत क्यों नहीं आगे रख रहे हैं? सिर्फ तस्वीरें दिखा देने से चर्चा आगे तो नहीं बढ़ेगी, कार्रवाई तो नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए ये काम भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं उनको करना चाहिए, लेकिन एक प्राइवेट एजेंसी हिडनबर्ग नाम की थी, वो इनकी रिपोर्ट लेके आ रही है, तो इससे एक चीज साफ होती है कि सरकार का कितना दबाव एजेंसियों पे है। और रही बात राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए, तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना और सरकार का काम है जेपीसी बना के जांच करवाना। जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनेगी और जांच करेगी तो जो सामने तथ्य आएंगे वो सच्चे तथ्य होंगे, और सरकार को अपना दामन साफ करने के लिए ये काम कर देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार, उसके मंत्री और उसके प्रवक्ता अंबानी और अडानी को डिफेंड कर रहे हैं। तो इससे एक चीज तो साफ साफ जाहिर हो रही है कि कुछ तो दाल में काला है। इत्तेफाक एक हो सकता है, दो हो सकता है, दर्जनों इत्तेफाक नहीं हो सकते हैं। और सच के चलिए ठीक है, ये तो दाल में काला हो गया, लेकिन रविशंकर ने भी बोला है सदन में कि जिस श्रीलंकन नीति की बात राहुल गांधी कर रहे थे, खुद वहीं के एक नेता अधिवक्ता ने, वहां पे अधिकारी ने जो है उसका खंडन किया है। उस पर आप क्या कहेंगे? तब तो अपनी गलती नहीं मान रहे। नहीं, बिल्कुल, देखिए वहां का खंडन, ऐसे तो अभी जो राफेल का मामला आया था वहां जांच चालू हो गई है, तो हर देश की अपनी एजेंसियां होती है। श्रीलंका अभी अपनी अलग स्थितियों से जूझ रहा है, हो सकता है उन्होंने इसका खंडन कर दिया हो, या हो सकता है किसी कारण बस उनको सरकार से लाभ की उम्मीद हो तो खंडन करवा दिया गया, तो इस पे मना नहीं किया जा सकता, इसको इस चीज से दूरी बनाई जा सकती। लेकिन अन्य जो देशों के नाम लिए गए वहां पे भी तो एक चीज सार्वजनिक रूप से साफ आई है सामने, तो वहां भी तो एक चीज फायदे दिए गए हैं। आप ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल ले लिए, आप इजराइल का एग्जाम्पल ले लिए, तो ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है भारत देश के लिए, भारत के युवाओं के लिए। अभी एक स्टार्टअप की बात निकल के आई थी, अब इतने आंकड़े दे दिए, हमें लगता है शायद ये अमित मालवीय जी का एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, वहाँ के जो डाला जाता है वही यहाँ के उनके प्रवक्ता लोग बोलते हैं। अमरेंद्र जी, वैसे ये कमाल की बात है ना कांग्रेस की कि पहले आरोप लगा दो, उनका खंडन हो जाए, वो गलत हो जाए, तो फिर मुद्दे को भटका दो या घुमा दो, किसी और जगह पे चले जाओ, जैसे कि आपने अभी किया। बिल्कुल नहीं, श्रीलंका नीति पर अपनी गलती नहीं मानी, इजराइल चले गए। नहीं, मैं इसका ये जवाब देके गया था, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल सुना, लेकिन यहाँ पर सदन में अगर आपके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप लगा सकते हैं, तो वो जो नीति वहां पर खुद उन्होंने डिनाई कर दी है, उस पर उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा? देखिए, उसका एक साफ और सीधा उदाहरण है कि आप एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दीजिए, सारे दल के लोग होंगे, सारी सच्चाई निकल के आ जाएगी। आपके भी सांसद होंगे, आपके भी मंत्री होंगे, हमारे भी सांसद होंगे, तो एक जब उसका निष्कर्ष निकल के आएगा तो सारी सच्चाई उसमें होगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी विदेशों के जो उनकी रिपोर्ट्स आ रही है, जो उनके प्रवक्ता या उनके जो मीडिया के लोग या जो उनके अधिकारी कह रहे हैं,
हमें तो अपने को देखना है ना। और राहुल गांधी जी ने हमेशा कभी भारत सरकार की जो विदेशों की नीति उसकी आलोचना की। सरकार से सवाल पूछे और हक है उनका, भारत के नागरिक है, हम भी भारत के नागरिक, हमारा भी हक है जानने का कि क्या विदेश नीति है, क्या सरकार कर रही है। तो यही सारी चीजें हैं। तो आगे अब कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है? सदन में चर्चा हो गई, आरोप प्रत्यारोप हो गए, आगे क्या? जी मैं इसको साफ कर दूं कि राहुल गांधी जी ने अभी यात्रा की, उसके बाद 24 का चुनाव लगा। उससे पहले कुछ त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि में चुनाव लगे हैं। तो कुछ मुद्दे कांग्रेस उनको लेके जा रही है। पहला तो ओपीएस का है, देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा बेरोजगारी और महंगाई भी हमारे लिए एक अहम मुद्दे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है सेना का मनोबल ना टूटे, इसके लिए सारी कांग्रेस सरकार के साथ। मैं स्पष्ट कर दूं इस चीज को कि अभी हमारे प्रवक्ता ने भी बात कही थी कि कांग्रेस हमेशा सेना के साथ रही है। दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी ओपीएस, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर सरकार जनता के बीच में जाएगी और सरकार को जो भी झूठ फैलाने का काम सरकार कर रही है उसको घेरने का कार्य आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा। चलिए ठीक है। राहुल आनंद जी, जल्दी से आपके साथ भी एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से बार बार यही बात उठ रही है कि सरकार को जांच करवा देनी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि तमाम विपक्षी दल एक साथ आ गए हैं और एक ही सुर में एक ही बात की जा रही है कि सभी विपक्षी दल कह रहे हैं कि एसबीआई और एलआईसी को लेकर जो सवाल है उस पर सरकार अपना जवाब, अपना रुख स्पष्ट करे। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को हजारों लाखों करोड़ों का जो लोन दिया गया है उसके बारे में सरकार स्पष्ट करे, अडानी ग्रुप को भी जवाब देना चाहिए। इस पर अब क्या कहेंगे, क्योंकि पूरा विपक्ष आप ही की सरकार के खिलाफ एक सुर में बोल रहा है इस वक्त। देखिए, अभी जब माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभिभाषण चल रहा था तो शशि थरूर ने बड़ा कस के मेज थपथपाया था। तो इससे ही विपक्ष को पता चल गया कि इसका उत्तर क्या है आगे का। और मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि आलोचक अच्छा होना चाहिए। सदन के अंदर सदन की आत्मा विपक्ष में विराजमान होती है। अगर 9 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो केवल आरोप ही लगे हैं, इसका कुछ समाधान नहीं हुआ है। इसलिए बेहतर ये होगा कि चीजों को पहचान कर ये करे। और राहुल आनंद जी, क्या आपको लगता नहीं कि सदन की कार्यवाही मजाक बनकर रह गई है? क्योंकि आधी से ज्यादा बार अभी देखा गया है कि सदन की कार्रवाई पूरी ही नहीं हो पाती, स्थगित कर दी जाती है। अभी भी प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान कांग्रेस वॉकआउट कर गई थी। तो ये क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि अब वो समय आ गया कि विपक्ष की बात को भी सुना जाए और जवाब उस पर सही तरीके से दिया जाए? पल्लवी जी, सरकार ने कब विपक्ष की बातों को नहीं सुना? कब चर्चा नहीं हुई? अगर विपक्ष की बातों को नहीं सुना जाता तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी आज अपने भाषण में उन आरोपों का जवाब दे पाते क्या? इसलिए सरकार सबकी बातें को सुनती है और जो बार बार कहते हैं ना, सबका साथ सबका विश्वास, और ये जो सरकार का जो पंच लाइन है ये हमेशा है और ये विपक्ष के लिए भी है। जो लोग धार्मिक उन्माद भी फैलाने की कोशिश करते हैं, जब ये कभी रामचरितमानस, जब ये खुद हिंदू हैं और जब रामचरितमानस के ऊपर जब ये आरोप लगाते हैं तो इनका खंडन करने की इनको हिम्मत नहीं होती है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। समय इतना नहीं है कि रामचरितमानस पर वैसे भी आज बात नहीं हो रही है। ठीक है, पर राहुल आनंद जी, सीधा सा आखिरी सवाल ये है कि अगर, क्योंकि अभिभाषण हो चुका है, सब हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दे दिया है, लेकिन बावजूद इसके अगर विपक्ष अभी भी जांच पर अड़ा है तो उसके बाद बीजेपी की तरफ से क्या रुख होगा? देखिए, अगर कांग्रेस की कार्यकाल को देख लिया जाए पिछले 10 सालों का, यूपीए का, तो जब हमारा देश टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा था तो उस समय कांग्रेस 2G घोटाले में उलझी हुई थी और हमारे सरकार के ऊपर अभी तक किसी भी प्रकार के घोटाले का आरोप नहीं लगा है। तो इसका मतलब सरकार स्पष्ट है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपसे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमलेंद्र जी हमारे साथ इस चर्चा पर बने रहने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बता दें कि अडानी संकट पर इस वक्त केंद्र की मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है, क्योंकि एक तरफ जहां संसद में इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल एकजुट होकर सरकार को घेर रहे हैं, दूसरी तरफ सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जा रहा है। और इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे पर सड़क पर भी मोर्चा खोल दिया है, जहां कांग्रेस जेपीसी से पूरे इस मामले की जांच की मांग कर रही है और साथ ही साथ बीजेपी इसे एक निजी कंपनी का मुद्दा बता रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन दोनों के बीच सियासत कब खत्म होती है। चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।